हेलो एवरीवन। यार बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जो अभी बात कर रहे थे कि सर नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग कब से होगी, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरह से स्टार्ट होती है, स्टेप वाइज स्टेप थोड़ा सा बताइए। तो मैं इसको बोलूँगा यार कि ये कंप्लीट पूरा 2-3 मंथ का काउंसलिंग प्रोसेस होता है। मेनली होता क्या है कि नीट की ऑल इंडिया जब रिजल्ट आ जाती है उसके बाद एक जो सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑल इंडिया कोटा 15% की। इस पे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट और इसके रिजर्वेशन के बिहाफ पर एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार कि उसका स्टेप वाइज स्टेप क्या प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन सी किस वेबसाइट पे जाके करेंगे या कौन सी वेबसाइट पे जाके करेंगे, तो सारा डिटेल मैंने दे रखा है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब स्टेट काउंसलिंग का, बिकॉज हर एक का अलग अलग प्रोसेस है, रिजर्वेशन अलग अलग हैं, ऑल इंडिया की ये सेंट्रलाइज्ड ऐसी काउंसलिंग है उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जहाँ की स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है, जैसे कि राजस्थान। तो राजस्थान में कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारे और भी स्टेट्स हैं, अगर आपके स्टेट में ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके आएंगे। और अभी आप एमसीसी वाली मीन ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग है उसको आप कंप्लीट वीडियो देखो। तो यार आपको स्क्रीन पर पूरा स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर दिख रहा होगा। mcc.nic.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो मैंने बोला पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट वाली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि कितना सिक्योरिटी अमाउंट देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका थोड़ा सा डेटा एक्सेस होता है। इस तरीके से आप आगे के लिए पूरा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगेंगे, फिर आपके नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई होते हैं। तो आपका एक जाकर पूरा कंप्लीट लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनने के बाद में आपका पूरा पूछेगा आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज वहीं पर आपका AFMC का एक टैब बन के आ रहा होगा। दूसरा एक आपका ऑल इंडिया कोटा 15% लिखा होगा, फिर आपका DU इंटरनल कोटा लिखा होगा और जो भी जितने भी एडिशनल रिजर्वेशन है वो सारे आएंगे। तो मेनली काउंसलिंग में एक ये सारी चीज़ सिलेक्ट करनी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का होगा तो सिंपली जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है, अगर वो 1000 का तो देखो रजिस्ट्रेशन होता है, 10,000 की रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट होगी जनरल EWS और OBC वाले कैंडिडेट के लिए। अगर कोई भी PWD कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी में या SC ST है तो उसको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और जो 10,000 यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट जमा हो रहा था वो आधा पैसा जमा होगा 5,000। इट्स मीन की टोटल अगर हम बात करें तो जनरल वाले के लिए 11,000 और जो SC और ST वाले हैं उनके लिए 5,500 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस तरीके से आप पेमेंट करके आगे मूव कर जाएंगे। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज को लेकर काउंसलिंग करना चाह रहे हैं MCC में, तो मैं ये बोलूँगा यार सबसे पहले कोई भी एक सिंगल प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता है। आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट वाली आप वीडियो जाके देख लेना, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो थोड़े से प्राइवेट होते हैं, उनका एक फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे KMC मणिपाल है, टाटा मणिपाल जमशेदपुर वाला है। इस तरीके से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, रिनाउंड हैं, जिसके लिए लोग डीम्ड के लिए अप्रोच आउट करते हैं। तो उसके लिए आपको यार 2 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है और जिसमें 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। और SC और ST है तो यार 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहती है। एक तरह का जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो 5,000 रुपीज़ रहता है, 5,000 और 10,000। और 2,10,000 या 2,05,000 पे करना होगा। और SC ST के केस में कोई भी खास डिस्काउंट नहीं मिलता है। हाँ, इसमें जो भी रिफंडेबल अमाउंट होता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी पॉलिसीज होती है MCC की, वो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 1,000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं होता है इन केस अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। तो सारा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में, सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद में आप आगे के लिए एक स्टेप मूव करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो अब हम लोग मूव कर जाते हैं थर्ड जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग प्रोसीजर में। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग। यार जो कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर देना होता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा क्या भरें या ऐसा क्या फिल करें, किस ऑर्डर में भरें कि यार हमारी अलॉटमेंट आ जाए। और अलॉटमेंट अगर आ जाती है तो सेकेंड राउंड में जो हमारा अपग्रेडेशन का प्रोसेस है
उसमें हमको आगे अपग्रेडेशन के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो सारी चीज़ें ब्रीफ कर देते हैं यार, कोई भी लिमिट नहीं होती चॉइस फिलिंग करने में। उस प्रेफरेंस ऑर्डर को आपको सबसे अच्छे कॉलेज ऊपर रखने होते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाइज, जैसे जैसे डिमांड, रेपुटेशन, कट ऑफ जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है उस अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी वाइज, डिमांड वाइज धीरे धीरे आपको फिल करना होता है। जो नए कॉलेज हैं वो सबसे लास्ट में, ऊपर नहीं होने चाहिए, नए वाले सबसे लास्ट में, जो इस ईयर स्टैब्लिश्ड होंगे या जो भी नए कॉलेज आते हैं। इस अकॉर्डिंग एक पूरा चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर आपको रेडी करना पड़ता है और हम लोग अपने पेड काउंसलिंग सर्विसेज में भी इस ऑर्डर को अच्छे से एनालिसिस करके एल्गोरिथम वाइज पूरा रेडी करके स्टूडेंट्स को देते हैं। तो उसके लिए अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर फिल कर दीजिएगा तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। स्टेप नंबर 4 यार, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही फेयर होता है। पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है एमसीसी की, पूरा रैंक वाइज किसको क्या क्या अलॉट हुआ है, कौन से कॉलेज का। अगर आप अपने किसी दोस्त का देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ताकि ये लिस्ट इसलिए रिलीज की जाती है, पूरा फेयर प्रोसेस है तो सारी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, कि रैंक वर्सेस यहाँ पर आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पता चल जाता है, कैटेगरी वाइज आप डीम्ड सारा कुछ देख सकते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होता है। उसके बाद में जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपका नेक्स्ट डे आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आफ्टर राउंड 1 अलॉटमेंट में जिनको अलॉट हुआ होगा वो या तो फ्रीज करेंगे या तो अपग्रेडेशन करेंगे। अपग्रेडेशन के आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद जो थर्ड राउंड मॉपअप राउंड होता है राउंड 2 अलॉटमेंट के बाद में, उसमें आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एकदम मॉपअप राउंड में ये वाला सीट आपको लीव करके एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जो अनअलॉटेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी एक बार नई चॉइस फिलिंग फिर से करनी होती है, बिकॉज पुरानी वाली हट जाती है, सिस्टम से कंसीडर नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। काउंसलिंग मैनेजमेंट कैसे करना है यार, बहुत सारी काउंसलिंग होती है, सारा प्रोसीजर कैसे क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग अपनी पेड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, जाकर फिल करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।